सवाल ठोके में आज आपके साथ मैं आदती त्यागी हूं। तो कभी हिंदू की बात करेंगे, मंदिर मंदिर मत्था टेकेंगे, तो कभी मुसलमान की बात करेंगे, उनको मजबूर बताएंगे, वंचित बताएंगे। और अगर ऐसी बातें, ऐसी बयानबाजी अचानक बढ़ जाए तो समझ लीजिए मतलब क्या होगा। जब ऐसी बयानबाजी बढ़ जाए तो उसका मतलब होता है चुनाव आ गया है। उत्तर प्रदेश में अब ऐसा ही कुछ शुरू हो चुका है। हर सियासतदान की जुबान पर किसका जिक्र है जानते हैं? हर सियासतदान की जुबान पर है मुसलमान का जिक्र। ओवैसी साहब आज से 3 दिनों के यूपी दौरे पर हैं। यहाँ मुसलमानों के साथ नाइंसाफी से उन्होंने नाराजगी जताई। इतने नाराज कि कई मामलों के आरोपी और जेल में बंद अतीक अहमद से भी हमदर्दी जताने से वो नहीं चूके। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन किया, लेकिन मुसलमानों के साथ सौतेले व्यवहार का जिक्र करना नहीं किया। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर दोहराया कि हिंदू और मुसलमान के पूर्वज एक हैं। भागवत ने मुसलमान नेताओं से कट्टरता के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने की भी अपील की और ताल ठोक के हमारी बहस इन्हीं सवालों के साथ कि यूपी में तुष्टीकरण पॉलिटिक्स का क्या अब नया सीजन शुरू हो गया है। करीब है चुनाव, इसीलिए जुबान पर मुसलमानों को डर दिखाएंगे क्या तभी वोट पाएंगे? वोट के अपराधियों का भी धार्मिक बंटवारा होगा क्या? और कुर्सी के लिए क्या कट्टरता भी कबूल कर ली जाएगी? ये वो सवाल है जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं। अभी आप प्रबुद्ध सम्मेलन की तस्वीरें देख रहे हैं। प्रेम शुक्ला अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ देश रतन निगम है, आरएसएस का पक्ष रखने के लिए आरएसएस सपोर्टर हैं वो। सैयद असद अब्बास हैं, एआईएमआईएम के सपोर्टर हैं और खुद को पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बोलते हैं। डॉक्टर अजीज खान है, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर एमएच खान है, स्पोक्स पर्सन है बहुजन समाज पार्टी के। लेकिन सबसे पहले यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ। मोहसिन रजा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल, असदुद्दीन ओवैसी, सीधा उन्होंने कहा कब तक दूसरों को जिताते रहेंगे? मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की, ज्यादती की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कब तक भैया, दीदी, बहन जी इन्हें जिताया जाएगा? देखिए अदिति, जो बात वो कह रहे हैं तो इन्हें क्यों जिताया जाएगा, पहले ये बता दें। ये सवाल का जवाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हमको दे दें, क्योंकि हम भी मुस्लिम समाज से आते हैं। आपको क्यों जिता दें? आप भैया दीदी जो आप कह रहे हैं, पेट भर भर के वोट सब दिया करते थे आपको, तो आपने सबको वोट पेट भर भर के दिया। कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, आम आदमी पार्टी को भी दीजिए, आपको भी दें। अब आपके वो जर खरीद गुलाम बनेंगे। लेकिन योजनाओं का लाभ अगर किसी ने दिया है मुसलमानों को देश में, वो आदरणीय मोदी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है 70 सालों में पहली बार। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने दिया है। तो आप किस लिए यहां आ रहे हैं? आप इनका दोहन करने के लिए क्यों आ रहे हैं? आप अपनी राजनीतिक रोटियां इन पर क्यों सेकना चाहते हैं? आप पेटेंट क्यों बन रहे हैं भाई? आप कहे के लिए ठेकेदार बन गए? आप बताइए ना हमको। आप इल्जाम तो लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं इनको वोट दिए, उनको वोट दिए, आपने दिए, आप बैरिस्टर बन गए, लेकिन हमारा समाज बैरिस्टर क्यों नहीं बन पाया? हमारा समाज डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि आप जैसे ही नेताओं ने हमें ठगने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आज मुसलमानों के लिए जो काम किए हैं, अभूतपूर्व काम किए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में लाखों बेघर मुसलमानों को मकान मिले हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। ओडीओपी के तहत योगी जी ने दिया है, चाहे वो बनारस हो, अलीगढ़ हो, लखनऊ हो, बनारस हो, सब जगह हमने दिया है। आप क्या करने यहां आ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सी दुकान खोलने आ रहे हैं अपनी। तब तो बहन जी भी कह रही हैं, मायावती भी कह रही है मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार किया आपने। वो जब हार गई थी तो उन्होंने तो मुसलमानों को गालियां तक बक दी। क्या बात करिएगा आप। सबने, इन लोगों ने मुसलमानों को फुटबॉल बनाकर खेला है और वही काम आज असदुद्दीन ओवैसी साहब भी करने आए हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करते हैं। हम योजनाओं में मत, मजहब, जाति नहीं देखते हैं। हम जात देखकर नहीं बांटते हैं। हम पात्रता के आधार पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 150 से ज्यादा योजनाएं मुसलमानों के लिए चल रही हैं मोदी सरकार और योगी सरकार में, और उसका लाभ मिल रहा है मुसलमानों को। आज तक अल्पसंख्यक कल्याण हुआ कहां था? चंद लोगों का कल्याण हुआ था अल्पसंख्यक कल्याण के जरिए।
आज आम मुसलमान को फायदा मिल रहा है, आम मुसलमान महिला को सम्मान मिल रहा है। लेकिन एक बात तो बताइए सर, सियासी समीकरणों के लिहाज से तो असदुद्दीन ओवैसी का यूपी के रण में उतर जाना ये तो आपको सूट करता है ना सर? किसका वोट काटेंगे वो? आपके लिए तो सियासी समीकरणों के लिहाज से अच्छी बात है, इसीलिए तो इसीलिए तो बी टीम भी बताए जाते हैं ना वो बीजेपी की। अब ये तो अपने अपने लोगों की राय है, अपनी अपनी बातें हैं, जिनकी दुकान चल पड़े चला लें। हम जब 2 सीट पर थे तब भी हम समाज सेवा भाव से देश में काम कर रहे थे, जब 2 सीटें भाजपा की सदन में थी, और आज हम पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। सेवा भाव हमारा वही है, हम सेवा भाव से काम करते हैं। हम मेवा काटने वाले लोग नहीं हैं, हम मेवा खाने वाले लोग नहीं हैं। हम देश के लिए समर्पित हैं, देश की जनता के लिए हमारा समर्पण। सर आप देश की जनता के लिए समर्पण की बात कर रहे हैं सर, लेकिन आपके विरोधी तो आपसे सवाल पूछते हैं ना, आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, पूछा जाता है ना आपकी पार्टी से। तो ये आए तो है ना, ठेकेदारी ये करते हैं, योजनाओं का लाभ हम दे देते हैं। यही तो सबसे हमारी बगैर भेदभाव की सरकार है। इसीलिए तो हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। हम किसी को जो है टिकट देकर प्रलोभन नहीं देते हैं। और अगर कोई है जीतने वाला तो हमने पहले हमारे यहां से चुनाव जीतकर जो जाते थे, जो लड़ते थे, उनको टिकट मिलता भी रहा है और आगे भी कोई मांगेगा तो मिलेगा भी। लेकिन हम इनकी तरह मुसलमान नहीं, हम हिंदुस्तान चिल्लाते हैं। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक हमारा है, इनका खाली मुसलमान इनका है, इनके खाली वर्ग इनके हैं, हमारे सब हैं। लेकिन आप टिकट नहीं देते इसलिए वो आपकी सियासत पे सवाल उठाते हैं। सर अब एक सेकंड, डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर एमएच खान, जिस तरह से आज मायावती भी बोली, मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, आज उन्होंने ब्राह्मणों की भी याद आई है। सवाल ये भी है, मोहसिन रजा हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों को फुटबॉल बना दिया है, लेकिन तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का दौर आ गया है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। देखिए अदिति जी, उत्तर प्रदेश सरकार में 1996 में जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया गया। पहली बार पूरे हिंदुस्तान में नहीं बना, उत्तर प्रदेश में बना, और हाई स्कूल तक के बच्चों को वजीफा उसमें मिलता था। और जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते थे उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके पढ़ाई के लिए उसमें भी खर्च दिया जाता था। योजनाएं मोहसिन रजा साहब बता रहे हैं, किसी एक वर्ग को हटा के दिखा देंगे। संविधान क्या कहता? संविधान कहता कि एक आदमी को खाली योजना का लाभ मिलेगा। ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो नफरत की बातें बता रहे हैं। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है सबको एक साथ एक समान देखना पड़ेगा। और जब आप कहते हो कि हिंदू, सारा मुसलमान अब हिंदू है, तो फिर मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? लिंचिंग क्यों की जाती है? मारा क्यों जाता है? दलितों के साथ मारा पीटा क्यों जाता है? दलित नहीं हिंदू है, दलितों को घोड़ी पर चढ़ने दिया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग का तरीका है और यही कार्यशैली इनकी है। क्या बात जवाब देना चाह रहे हैं? मोहसिन रजा मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दीजिए। आप बता रहे कहां से एमएलए हैं, बता दें। ये बता दें एमएलए कहां से हैं। ये बता दें मोहसिन रजा एमएलए कहां से हैं। इनको एमएलसी बनाया गया है, टिकट नहीं देते हैं। प्रलोभन लालच की बात छोड़ दीजिए। ये संविधान कहता है कि सबको बराबर से देना पड़ेगा। जवाब लीजिए मोहसिन रजा। अगर संविधान के अनुसार नहीं दे पा रहे हैं ये तो बता दें। तो सुनिए ना सर, आप जवाब तो सुनिए, सवाल ही पूछेंगे बस, जवाब भी तो सुनेंगे ना सर। आदित्य, मैं 2-1 सवाल, इन्होंने हमारे खान साहब बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे जनपद से आते हैं, हम एक ही जनपद के हैं, लेकिन इनको ये बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ऐसे ही उसी क्रम में मोहसिन रजा भी बैठा है, एक छोटा सा कार्यकर्ता है, और इनकी पार्टी में करोड़ों रुपए ले लिए जाते हैं बात के टिकट देने के लिए। मतलब इनकी पार्टी में सरकार बनने से पहले ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। अभी ही जब टिकट बटेंगे तो कोई 5 करोड़, कोई 2.5 करोड़, कोई 10 करोड़, जितना जो दे पाए वो टिकट बिकने लगते हैं। इनके यहाँ दुकानदारी शुरू हो जाती, दुकान खोल कर बैठ जाते हैं लोग, और हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि सबको हिंदू बताते हैं, तो हिंदू संस्कृति से अगर इन्हें प्यार हो जाए तो ये हिंदुस्तान के लिए समर्पित हो जाएंगे। तभी ये मुसलमान चिल्लाना बंद कर देंगे, तब ये सारे पूरे 130 करोड़ लोगों की बात करेंगे। हम लोग जो है ना, जो बात आज हमने करी कि
कि हमारी संस्कृति जो है वो हिंदू है, धर्म नहीं है। हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से तो प्यार होना चाहिए हर व्यक्ति को। आप तालिबान से प्यार करेंगे, आप आतंकवाद की तारीफ कर देंगे, आप तालिबानियों के बारे में खड़े होकर को महिमा मंडित और मुबारकबाद की समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कोई हो। सुन लीजिए। नहीं सुनिए। और आप उनकी तारीफ करेंगे और अपनी हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति से नफरत क्यों करेंगे? हिंदू संस्कृति हमारी संस्कृति है, हम जिसमें पले बढ़े, हमारी भाषा एक है, हमारे विचार एक है, खान पान रहन सहन, यही तो हमारी राष्ट्र की पहचान है। ठीक सर, जवाब दीजिए। हिंदू हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है। तो इसमें हिंदू और मुसलमान की बात कहाँ गई? इसमें हिंदू और मुसलमान की बात कहाँ गई? अगर हम मुसलमान हैं तो हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हम तो दूसरे मुल्क से, हमारे यहाँ कोई अमेरिका से आ जाए तो वो अमेरिकन कहलाता है, रशिया से आ जाए वो रशियन कहलाता है। मंत्री है इसलिए हिंदुस्तानी जब किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वो हिंदुस्तानी कहलाता है। उनका जवाब सुनिए सर। और प्लीज सर, एमएच खान जी, मुझे पता है किसको कहाँ इंटरप्ट करना है, मैंने आपको भी फ्लोर दिया। मैं चाहती तो उनका 1-on-1 करती, उन्होंने 1-on-1 के लिए ही टाइम दिया था, लेकिन मैंने आपको मौका दिया इस बहस का। तो सर, आप लोगों की पुरानी आदत बनती जा रही है कि एंकर्स को कटघरे में खड़ा करना, चैनल्स को कटघरे में खड़ा करना। सर, ये सही नहीं है। आप तार्किक तौर पर बहस कीजिए सर। तार्किक तौर पर आप उनको काउंटर करना चाहते हैं सर, तो प्लीज कीजिए, प्लीज कीजिए। देखिए, तो आपकी बात का जवाब दे दूं। मैं आप कितने दिन से आपके साथ डिबेट कर रहा हूं। सर, आप उन्हें अगर तार्किक तौर पर काउंटर करना चाह रहे हैं तो फ्लोर आपका है। जी, मैं कह रहा हूं, देखिए ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुसलमान वो कौम है जो उसके इस्लाम में लिखा हुआ है कि जिस मुल्क में रहते हो, उस मुल्क, जिस मुल्क का खाते हो, जिस मुल्क का पहनते हो, उसका ही गुण गाना है। वही तुम्हारा मुल्क है, वही तुम्हारा देश है, वही तुम्हारा खाने पीने का इंतजाम करता है। तो तुमको उसके साथ खड़ा होना है। और मुसलमान खड़ा है। ये बता दें, मौला अली को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये बता दें, मौला हुसैन को मानते हैं, नहीं मानते हैं? अरे आप बताइए ना, आप बातें नहीं मानते, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप बताइए मौला अली को मानते हैं, नहीं मानते हैं? आप बताइए मौला अली को मानते हैं, नहीं मानते हैं? आप संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति आपकी क्या है? संस्कृति आपकी क्या है? ये बात नहीं आएंगे, ये मुसलमानियत की बात करेंगे, इंसानियत की बात नहीं करेंगे। ये कहता है कि हम हिंदुस्तान के आइन के साथ बात कर लीजिए, हिंदुस्तान की बात कर लीजिए। आप जहाँ पैदा हो गए हैं उसको मना नहीं कर रहा कोई आपको, लेकिन ये बताइए ना, मौला अली आप लोग करते हैं। मौला अली के साथ है कि नहीं साथ है? आप किसको मानते हैं? मौला अली को मानते हैं, नहीं मानते हैं? हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। हम जिसको मानते हैं आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मौला अली को नहीं मानते, क्या बात करने नहीं लगे? मानते आप? क्या बात करने लगे? एमएच खान साहब, थोड़ा सा सर मुद्दे पर रहें, थोड़ा सा मुद्दे पर रहें, थोड़ा सा मुद्दे पर रहें, थोड़ा सा मुद्दे पर रहते हैं। मोहसिन रजा, आपने मुझे 10 मिनट्स का वक्त दिया था सर, आपका क्लोजिंग कमेंट, उसके बाद मैं दूसरे गेस्ट को इस डिस्कशन में लेकर आऊंगी सर। जल्दी से आपका क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि उसके बाद आपको जाना है, तो प्लीज। देखिए अदिति, साफ सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी देश के 123 करोड़ लोगों के लिए समर्पित पार्टी है, राष्ट्र हित में काम करती है, जनहित में काम करती है। हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते, हिंदू मुसलमान इनको सूट करता है। और आज आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी बार बार मुसलमान 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 का आता है, हिंदुस्तान को लेकर कभी कोई बयान नहीं आता है, ना एमएच खान का, ना असदुद्दीन ओवैसी का। और जिन पार्टियों को फुटबॉल बनाना होता है वो मुसलमान मुसलमान करते हैं। हम इनको खिलाड़ी बनाना चाहते हैं फुटबॉल का। मुसलमान हमारे देश की अपनी, हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं। हमारी संस्कृति यही कहती है कि वो हमारे सांस्कृतिक भाई हैं। हम सबके साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप आदरणीय मोदी जी का संकल्प है और उसी को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। हम देश की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। हम उनको टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये लोग टोपी से फुटबॉल की तरफ ले जाते हैं, इनको फुटबॉल बना लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा, आपने वक्त निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर अजीज खान, तुष्टीकरण पॉलिटिक्स के जिस नए चैप्टर की बात मैं कर रही थी, वो तो आपकी पार्टी के विधायक की तरफ से भी हुआ। अब उनको याद आया, चुनाव से कुछ दिन पहले उनको याद आया है कि एक नमाज रूम होना चाहिए सर। देखिए अदिति जी, अभी मैं मोहसिन रजा को सुन रहा था, वो उनको लगातार एक लंबे टाइम से मोहन भागवत जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। पूरे टाइम टेलीविजन पे मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू। अरे भाई, अभी भी नहीं समझ में आया क्या?
एक तरफ भागवत जी चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं, पूरी बात बता रहे हैं और समझ में नहीं बात आ रही है। मैं बताना चाहता हूं जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब है। हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है और एक साथ रह करके एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे से मोहब्बत करता है और समाजवादी पार्टी उस मोहब्बत का हिस्सा है। एक बात समझ गया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इतनी सारी बातों करने के बाद उन्होंने एक बार ये नहीं बताया, उन्होंने कहा साहब बड़ा विकास हो गया। अरे उन्होंने ये नहीं बताया कि 7 साल में मोदी जी ने 1768 प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें 925 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो जमीन पर ही नहीं उतरे, जमीन पर नहीं उतरे अदिति जी, और उसका खर्चा बढ़ गया क्योंकि जो भी उतरे जमीन पर उसका चूंकि समय से वो खत्म नहीं हो पा रहा है, 4.4 लाख डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, मेरा आपसे सवाल ये था, ये जो आपकी पार्टी के विधायक नमाज रूम बनाने की बात कर रहे हैं सर, उसका जवाब आप मुझे ये दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं इतने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। सर आपको सवाल और अंतर का जवाब का अंतर समझ आ रहा है सर? मुझे यकीन है दर्शकों को तो समझ आ रहा होगा। मैं समझ रहा हूँ, अपना जवाब भी मैं समझ रहा हूँ। हाँ अदिति जी मेरी बात सुनिए, आप अदिति जी मेरी बात सुनिए। ये मुल्क क्या चाहता है? आपसी इत्तेहाद चाहता है, धार्मिक उन्माद पैदा करने वालों से लोग नफरत करना चाहते हैं। नमाज रूम जो चाहते हैं, ये जो नमाज रूम चाहते हैं इन पर तो बोलिए सर। ये नमाज रूम जो चाहते हैं उन पर तो बोलिए। अभी आप गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दे रहे थे सर, आप गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दे रहे थे डॉक्टर अजीज खान जी सर। अभी आप दे रहे थे ना गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई। ये नमाज रूम वालों पर भी तो कुछ बोलिए जिनको नमाज रूम चाहिए। सैफरन टेरर करने में किसी की जुबान नहीं लड़खड़ाती है, लेकिन अगर वही बोलना हो इस्लामिक आतंक तो लोगों के मुंह में दही जम जाती है और फिर लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। सुनिए ना दीदी जी, नमाज पढ़ना गुनाह नहीं है, पूजा करना गुनाह नहीं है। नमाज भी होना चाहिए, पूजा भी होना चाहिए। इस मुल्क की यही खूबसूरती है कि नमाज और पूजा एक साथ होना चाहिए। हाँ सर, लेकिन इस मुल्क की ये बदकिस्मती है कि सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस मुल्क की खूबसूरती को उसकी बदकिस्मती में बदल देती है सियासत, उसमें प्रॉब्लम है। 21वीं सदी में मार्स पर जाने की बात करने वाले नेता जैसे ही चुनावी सीजन आता है, कुल मिलाकर हिंदू मुसलमान ब्राह्मण दलित यही करते नजर आते हैं। डॉक्टर अजीज खान, मेरी बात सुनिए, बातें कुछ कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं, जमीनी हकीकत पर बात कर रही हूँ उस पर आपके पास जवाब नहीं है सर, उसके लिए आपके पास जवाब नहीं है। सुन लीजिए, सैयद अब्बास सब कुछ कहना चाह रहे हैं, कमेंट उनका लूंगी। सैयद अब्बास, असदुद्दीन ओवैसी पढ़ लिखकर विदेश में तालीम लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। देखिए मेरा मानना यह है अदिति जी, सबसे पहले तो राहत इंदौरी साहब ने बहुत खूब कहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान, भगत सिंह, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुझे ये समझ नहीं आता, आप बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमान 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 करते हैं, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करती? सो सिर्फ हिंदू 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 करते हैं। मेरा मानना यह है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो हैदराबाद में जाके पूछे आप दलित भाइयों के लिए किसने काम किया है? हैदराबाद फ्लड्स जो हो रहे थे, डोनेशन में, राशन में, घर बनवाने में, हमारे तमाम दलित भाइयों के लिए काम मुसलमान ने नहीं किया है, सिर्फ मुसलमान कहने वाले ने नहीं किया है, असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। मुसलमान को डराया नहीं जाएगा तो उसका वोट नहीं मिलेगा क्या? उसे वंचित तबाह नहीं दिखाया जाएगा तो वोट नहीं मिल पाएगा। किसी को भी सुनिए, किसी को भी डराने की कोई जरूरत नहीं है। और क्यों डरे जब हमारे पास भीमराव रामजी अंबेडकर का संविधान है, जो हमारा मुल्क एक सेक्युलर मुल्क है। डरना किस बात का? जो ऊपर वाले से डरता है वो किसी से नहीं डरता अदिति जी। और एक बात आपको मैं बता दूं, जो मोहसिन रजा साहब बता रहे थे, जो बात कर रहे थे, वही योगी राज में कितने दंगे हो रहे हैं, कितने फसाद हो रहे हैं, ये किसकी हुकूमत हो रही है? अच्छा, आप गिनवा दीजिए सैयद अब्बास, कितने दंगे फसाद हुए, गिनवाइए जरा, गिनवाइए। एनआरसी सीए का भूल गए क्या? एनआरसी सीए का सिर्फ आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में हुआ था? एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट आपके हिसाब से सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित था? एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित था? नहीं, आपने एक दावा किया, एक आरोप लगाया है यहाँ पर,
आप आंकड़ों के माध्यम से बताइए, मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब दिलवाऊंगी। और ये स्पष्ट करते हुए इस प्लेटफॉर्म पर जब आप बैठते हैं तो जिस लहजे में दंगे शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, फसाद का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें मत कीजिए सर, ये संवेदनशील मुद्दा होता है। डेटा दीजिए मुझे प्लीज। देखिए, एयर कंडीशनड स्टूडियो में रहना बहुत आसान है। देखिए आप क्या दुर्दशा हुई थी एनआरसी के प्रोटेस्टर्स के साथ, बेगुनाहों के साथ। सैयद असद अब्बास आपको किसी सैयद असद अब्बास सुन लीजिए मेरी बात, ये तो निजी टीका टिप्पणी मत किया कीजिए, निजी टीका टिप्पणी आप मत किया कीजिए। और आप जिससे बात कर रहे हैं ना सर, आप जिससे बात कर रहे हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नहीं आती है, वो वेस्टर्न यूपी से ही आती है, वो वेस्टर्न यूपी से ही आती है। निजी टीका टिप्पणी मत किया कीजिए और ये सोचना बंद कर दीजिए, और ये सोचना बंद कर दीजिए कि जो एंकर है वो जमीनी हकीकत से दूर है। आप पैनलिस्ट को शायद इस तरह का भ्रम हो चला होगा, लेकिन एंकर जमीनी हकीकत से दूर है। ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है, ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। आप पहले ये बताइए, मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा योगी आदित्यनाथ के राज में दंगा फसाद हो रहा है, आप मुझे डेटा दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता ना बनिए, मुझे भाजपा का प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है आपने जो झूठा दावा किया उसे मैं एक्सपोज करूं। आप मुझे बताइए योगी आदित्यनाथ के राज में कितने दंगे फसाद हुए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मुझे, आप जवाब दीजिए मुझे। योगी आदित्यनाथ के राज में, योगी आदित्यनाथ के शासन में कितने दंगे फसाद हुए, लीजिए आप मुझे। आप लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। इनका ऑडियो डाउन कीजिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। और अब इनका ऑडियो आप कीजिए। मुझे पता है असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बोल रहे हैं, वो भी सुनवाएंगे, लेकिन इस दौरान सैयद अब्बास आप पता कर लीजिए कितने दंगे फसाद का दावा आपने किया था। नंबर चाहिए मुझे। उन गांवों में जहां पर 25% माइनॉरिटी रहते हैं, काम कराओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ। 116 करोड़ दिए गए और जिसमें से बाबा की सरकार ने, महाराष्ट्र ने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। और महाराज बोलते, मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 116 करोड़ में सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए गए। दूसरी बात कि रुदौली तहसील में क्या कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है? हाँ सैयद अब्बास बताइए कितने दंगे फसाद हुए हैं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देंगे। सबसे पहली ये बात है कि आप मेरे साथ आपके शो पे अन्याय मत कीजिए। सवाल पूछे हैं तो पूरा जवाब देने दीजिए। जवाब दीजिए मुझे, कितने दंगे फसाद हुए योगी आदित्यनाथ के शासन में? नहीं कि आप भाजपा के प्रवक्ता बन जाएं। आपके निजी हमलों से मैं डरती नहीं हूं सर, मुझे मेरा सवाल पता है। योगी आदित्यनाथ के शासन में कितने दंगे फसाद हुए? मुझे बीच में मत रोकिए। आप पिछले 5 मिनट से बोल रहे हैं, मोनोलॉग के लिए नहीं बुलाते। आपने आरोप लगाया, आप शायद अभी तक ऐसे डिबेट्स में गए हैं जहां पर एंकर आपको कुछ भी बोलकर चले जाने देते होंगे। मैं आपको चले जाने नहीं दूंगी। आप मुझे बताइए कितने दंगे फसाद हुए योगी आदित्यनाथ के शासन में? आप जवाब दीजिए, मुझे मत बताइए, मुझे मत सिखाइएगा। यू आर गेटिंग एक्सपोज्ड। आई रिपीट माय क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ के शासन में कितने दंगे हुए हैं? आपने दावा किया था, आपके पास या तो सवाल का जवाब नहीं है या फिर आप माफी मांगिए। मुझे जवाब देने का मौका कृपया करके दीजिए मैडम। 20 सेकंड्स है, एक आंकड़ा आपको बताना है। 20 सेकंड्स है, जवाब दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता नहीं, आप मुझे मत बताइए मैं किसके प्रवक्ता हूं। मैं इस देश की प्रवक्ता हूं और आप जैसे लोगों की दुकान नहीं चलने दूंगी, और आप जैसे लोगों की दुकान नहीं चलने दूंगी, आप जैसे लोगों की दुकान नहीं चलने दूंगी जिनके पास तथ्य नहीं होते हैं, वो टीवी डिबेट्स में आकर कुछ भी आरोप लगाते हैं। आप बताइए मुझे कितने दंगे हुए? दंगों का डेटा दीजिए, दंगों का डेटा दीजिए, वरना माफी मांगिए, वरना माफी मांगिए और इस डिबेट से चले जाइए। कृपया करके एंकरिंग कीजिए आप, प्लीज प्रवक्ता ना बनिए। मुझे प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। एआईएम के प्रवक्ता तो आप बनकर आए हैं। जवाब सुनने का पूरा साहस आपके पास सवाल का जवाब है। यू हैव 10 सेकंड्स, यू हैव 10 सेकंड्स। आपके पास दंगा फसाद का डेटा या तो है तो बोलिए, वरना माफी मांगिए। आप मुझे जवाब देने नहीं दे रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। मोहतरमा आप जी न्यूज के एंकर हैं, क्यों आप भाजपा के प्रवक्ता बनते हैं? सवाल पूछा है तो पूरा सवाल देने का मुझे एक मौका दीजिए। सवाल का जवाब दिया 5 मिनट में आपको ये कहने का मौका दूं कि मैं किसकी प्रवक्ता हूं, मैं कौन से चैनल की एंकर हूं। इनको ऑफेयर कीजिए, क्योंकि जो पैनलिस्ट ये दावा करता है कि इस राज्य में दंगा फसाद हुआ और आंकड़ा नहीं रख सकता, आंकड़े नहीं लेकर आता, जनता को गुमराह करने का काम करता है, उस पैनलिस्ट की इस प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं है। क्योंकि जो लोग गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देते हैं उन्हें इस पर आपत्ति होनी चाहिए, उन्हें इस पर आपत्ति होनी चाहिए कि इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा सकते, और वो भी एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठकर। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, इनका कुल मिलाकर एक ही आरोप है। मैं आपका अभिनंदन करूंगा
अदिति जी, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने नेशनल टेलीविजन पर फर्राटे से झूठ बोलने वाले एक झूठे व्यक्ति का बुर्का टराटर फाड़ दिया। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद सांप्रदायिक दंगे बंद हो गए। मुजफ्फरनगर जैसे दंगे अब नहीं होते हैं। अपराधियों का वहां खात्मा करने का अभियान चलाया गया। वहां पर दंगाइयों के विरुद्ध कार्रवाइयां हुई। वहां पर दंगों के जो मूल कारण थे उनको कुचला गया। इसलिए आप वहां पर कानून एवं प्रशासन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुशासन संस्थापित करने का कीर्तिमान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्थापित किया, उसके कारण स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भारतीय जनता पार्टी के सूत्र के साथ जिस तरह से खड़ी हुई है, उसके कारण लोगों को आकर अफवाहें फैलाना, सांप्रदायिक विद्वेष को फैलाने का प्रयास करना, ये सारी चीजें विपक्ष के द्वारा चल रही हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 4.5 वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जीडीपी डबल हुई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम डबल हुआ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सामान्य जनों के घर में किसी की पंथ, जाति, गोत्र बिना पूछे उनके घरों में शौचालयों के निर्माण हुए, एलपीजी गैस के कनेक्शन दिए गए, मुफ्त के मकान बांटे गए, जिस तरह से किसान सम्मान निधि लोगों को प्राप्त हुई। थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर अजीज खान बोल रहे थे सर, योजनाओं पर आ गए सर, सुन तो लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अजीज खान कह रहे थे 1768 प्रोजेक्ट थे। आई होप डॉक्टर अजीज खान मुझे सुन पा रहे हैं और आंकड़ों को वेरीफाई भी कर पाएंगे। उन्होंने ये आंकड़ा मुझे लगता है वो नाम गिना दे, कौन सी योजनाएं जो नहीं चल रही हैं। अप्रूव किया गया था अदिति जी, 925 प्रोजेक्ट्स का कुछ नहीं हुआ। यही कहा था ना डॉक्टर अजीज खान आपने। लिस्ट कहां से ले आए वो? ये कहां से लिस्ट ले आए, जरा उसकी कंफर्मेशन ले लेती हूं डॉक्टर अजीज खान। यही कह रहे थे ना सर आप? जी जी अदिति जी, प्रेम शुक्ला जी नोट कर ले जी। हाँ, 75 नए मेडिकल कॉलेज बन गए। अब जवाब ले लीजिए ना सर, मैंने आप ही का सवाल उठाया है। सुनिए ना मेरी बात, जवाब ले लीजिए उनसे। वही तो बोल रहा हूँ ना। 100 स्मार्ट सिटी बन गए, उत्तर प्रदेश में 6 एम्स बन गए, 25 मेडिकल कॉलेज बन गए, 70 लाख लोगों को नौकरियां मिल गई। उत्तर प्रदेश में 10 नए अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बन चालू हो गई है। प्रेम शुक्ला जी, अब एक सेकंड रुक जाइए सर। डॉक्टर अजीज खान, आपके जो सवाल है उनका जवाब मैं प्रेम शुक्ला से लूंगी, लेकिन आपने मेरे अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेम शुक्ला जी प्लीज एक सेकंड सर। ये सुनिए, ये जो नमाज रूम मांग रहे हैं, ये जो नमाज रूम मांग रहे हैं, ये जो नमाज रूम मांग रहे हैं सर, उस पर भी तो जवाब दीजिए सर। ये प्रोजेक्ट मैं आप सबसे सवाल पूछ रही हूँ, सबसे सवाल का जवाब दूंगी सर। पढ़िए, अरे मेरी बात सुनिए, आप पढ़िए। नहीं, वो आपको सवाल सुनाई नहीं देगा। देखिए इकोनॉमिक टाइम्स, देखिए सुनिए। नहीं सर, वो सब नमाज रूम मांगने वाले विधायक वो किस पार्टी के सर? प्रेम शुक्ला जी देखिए, प्रेम शुक्ला जी देखिए, पढ़िए, जूम करके पढ़िए। तो देखेंगे आपने जो सवाल का मैंने पूछा है उनसे, और दर्शक ये भी देख रहे हैं कि जो नमाज रूम मांगने वाले विधायक हैं, आप उन पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उनसे जो सवाल पूछा रहे हैं उसका जवाब तो है नहीं। अब भाग क्यों रहे हो? सुनो मेरी बात। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब तो दे दे। 479 आप अस्पताल मांग रहे हैं कि नमाज रूम मांग रहे हैं, तो बताइए। 4.4 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। देखिए ये पूरा प्रोजेक्ट दिया गया है। इरफान सोलंकी को नमाज रूम क्यों चाहिए विधान भवन परिसर में? 1768 इसका उत्तर क्या है आपके पास? 925 प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दिए, जमीन पे नहीं आए। 4.4 लाख करोड़ रुपए क्या है? कहीं से रद्दी लेके चले आए हैं। पढ़िए, रद्दी ना इकोनॉमिक टाइम है। रद्दी आपकी जो है किसी काम की नहीं। आपका तर्क रद्दी, आपका प्रमाण रद्दी, आप आदमी रद्दी। जवाब नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है। मेरे पास सारे जवाब है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा गया है और अभी तक नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर की बौखलाहट प्रकट हो रही है आपकी। बौखलाहट नहीं है अजीज खान, आपकी बौखलाहट प्रकट हो रही है, लेकिन जो सीधा सवाल आपसे पूछा गया कि आपके विधायक इरफान सोलंकी को नमाज का कमरा विधान भवन के परिसर में क्यों चाहिए, ये बताइए ना। इसका क्या उत्तर है? इरफान सोलंकी के सवाल पर आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आपका मुंह काला है, झूठे का मुंह काला। डॉक्टर अजीज खान, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। वो विधायक किस पार्टी से आते हैं जो नमाज रूम मांगते हैं? इस तरह की पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? मुस्लिम क्यों हो रहा है? असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। मुद्दे से अदिति भटकाइए मत, अब इधर उधर मत भटकाइए। असदुद्दीन ओवैसी को सुन लीजिए सर, मुद्दे से नहीं भटका रही, मुद्दे पर ही।
सुन लीजिए। मेरे साथी हिंदू हैं, मैं अपने आप को गिरने नहीं दूंगा, ना अपनी कौम को गिरने दूंगा। मैं अंग्रेजों के खिलाफ था और रहूंगा। मेरा ख्वाब है कि मुल्क आजाद हो। मैं आज रुदौली में खड़े होकर आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि अगर हम अशफाकुल्लाह के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम राम प्रसाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, तो अशफाकुल्लाह ने ये ख्वाब देखा था। अशफाकुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि मुल्क जब आजाद होगा तो यहां पर सबको उनका हिस्सा मिलेगा। अशफाकुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, 27 साल की उम्र में अपनी जवानी को इस मुल्क पर कुर्बान कर दूंगा, मगर आने वाले नौजवानों का मुस्तकबिल खराब नहीं होगा। नौजवानों, रुदौली के गय्योर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरे गय्योर नौजवानों, तुमको अशफाकुल्लाह के ख्वाबों को पूरा करना है। तुमको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह उस मोहब्बत की निशानियों को बताना है, और मोहब्बत होगी तो गुलामी नहीं होगी, हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी, हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी। ख्वाब अशफाकुल्लाह ने देखा था, अब उन ख्वाबों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ख्वाब देखना शुरू करो और ख्वाबों को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगा। यकीनन रास्ते में मसाइब और मुश्किलात आएंगे, कोई रास्ता आसानी से हम अपनी मंजिल मकसूद को आसानी तक नहीं पहुंच पाएंगे। जुस्तजू करना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा, ईसार और कुर्बानियों के मजारे करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम अपने इन ख्वाबों को पूरा करेंगे तब जाकर हम एक सियासी कुव्वत बनकर यहां पर उभरेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि रुदौली में यहां पर जहां पर हमने इश्तियाक अहमद साहब का जिक्र किया, तो रुश्दी मियां का भी जिक्र करना। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, वो हमारे भाई हैं, दोस्त नहीं, हम जानते भी नहीं हैं उनको। मगर मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ओवैसी की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो बड़े कड़वे होते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं डॉक्टर एमएच खान, गुलामी नहीं हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी। ये गुलामी किसकी, कहां, कौन? ये तो पूछिए प्रेम शुक्ला जी से कि ये खेल क्यों खिलवाया जा रहा है। हैदराबाद में ये बात भाषण नहीं दे पा रहे हैं, वो तेलंगाना में मिलके चुनाव लड़े, वहां पे नहीं कह पाए कि मुसलमानों की आजादी मिलनी चाहिए। तेलंगाना में तो भाषण दे देते कम से कम, तेलंगाना में तो नहीं दे पाए, हैदराबाद में नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है तो ऐसे भाषण दे रहे हैं, भड़काने वाले भाषण दे रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहिए। ये असदुद्दीन ओवैसी इतना बड़ा आदमी है, इसके ऊपर ईडी का छापा नहीं पड़ता है। ओवैसी पहले लगाएंगे, आप जवाब देंगे हम, इसका क्या औचित्य है? नहीं, सीबीआई की छापा क्यों नहीं पड़ता? सरकार में समर्थन देंगे, उस सरकार को आप ही समर्थन देते हैं। ओवैसी जब कांग्रेस की सरकारों को समर्थन देते हैं तो बहन जी भी समर्थन देने चली जाती हैं, तब तो सेकुलर भाई बहन हो जाते हैं। नहीं, जवाब हम देंगे, गले आप मिलेंगे, गलबहियां आप करेंगे, जवाब हम देंगे। खान साहब, ये क्या दोहरापन है आपका खान साहब? आप नहीं हो पाएंगे इस दोगलई पर क्यों आमादा है खान साहब? कामयाब नहीं हो पाएंगे, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए कि और पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी जो है सब जनहित सुखा की बात करती है, ओवैसी के साथ गले लगने के लिए आप दौड़े जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तब तो हम सांप्रदायिक करार हो जाते हैं और बढ़िया परमिशन दे रहे हो उसको मीटिंग करने के लिए। जब ओवैसी ने पूछ लिया है तो आज ओवैसी को हम भाषण दिलवा रहे हैं। बाबरवादी आप भी बन के खड़े हो जाते हैं, राम के विरोध में बहन जी भी खड़ी हो जाती हैं, अखिलेश यादव भी खड़े हो जाते हैं, ओवैसी भी खड़े हो जाते हैं, राहुल गांधी भी खड़े हो जाते हैं। हम तो श्री राम जी के साथ हर हाल में हैं। आपकी तरह बाबरवादी थोड़े हैं कि बाबर के मकबरे पे जाकर जो है अपना मत्था पटक आए।
बाबरवादी आप कह के आप ही हो, हम लोग बाबरवादी नहीं है। बाबरवादी बाबर आप को लोग रहे हैं। सकते हैं। नहीं, निजी टीका टिप्पणी नहीं, निजी टीका टिप्पणी नहीं, बहस के मुद्दे पर रहेंगे प्लीज प्लीज प्लीज, बहस के मुद्दे पर रहेंगे, बहस के मुद्दे पर रहेंगे, बहस के मुद्दे पर रहेंगे, तार्किक तौर पर बात करेंगे प्लीज। निजी टीका टिप्पणी नहीं, निजी टीका टिप्पणी नहीं। एमएच खान साहब 30 सेकेंड्स, उसके बाद देश रत्न निगम प्लीज। जी मैं यही कह रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना में नहीं कुछ भाषण बोल पाया ऐसा, हैदराबाद में कुछ नहीं बोल पाया ऐसा, यहाँ उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन भी नहीं है, एक सभासद पार्षद जिसको कहते हैं एक मेंबर भी नहीं इनका है। आज पिछले 2017 में चुनाव ये लड़े थे यहाँ पर, कहीं 200 कहीं 300 पाए थे। ये भड़काने वाली भाषा का जो बोल रहे हैं, ये किसको भड़का रहे हैं? यहाँ कोई भड़कने वाला नहीं है। आप अब पश्चिम बंगाल में गए, वहां आपका सुपड़ा साफ हो गया, अब यहाँ आए हो, पैसा पता नहीं कहाँ से आ रहा है, इसकी कोई जांच नहीं हो रही है, परमिशन दे रहे हैं कि जाइए आप जहर उगलिए। आप ऐसे आदमी को तो परमिशन नहीं देना चाहिए जो जहर उगल रहा हो। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं आप और AIM असदुद्दीन ओवैसी मिले हुए हैं सर, इस पर जवाब दीजिए सर। देखिए AIM हमेशा जब आवश्यकता पड़ती समर्थन किसको देती है? समर्थन देती है तेलंगाना राष्ट्र समिति को, समर्थन देती है कांग्रेस को। गले मिलते हैं सपा बसपा वाले, उनके खड़े होते हैं सेकुलर खेमे में और संरक्षण हम देने लगे भारतीय जनता पार्टी वाले। सुबह शाम उठते ही मुंह धोते ही आदरणीय मोदी जी के विरुद्ध बोलने वाले ओवैसी, वो हमारा समर्थन कैसे उनको हो गया? बहन मायावती, भाई अखिलेश सिंह यादव, राहुल गांधी, समर्थन तो ये सारे लोग लेते रहे सरकारों में। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को ओवैसी की समर्थन था कि नहीं? उनको बसपा समर्थन दे रही थी कि नहीं? तो बसपा क्यों समर्थन दे रही थी साहब? जब ओवैसी समर्थन दे रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और ओवैसी जब सांप्रदायिक है। आप लोगों की बातें सुनिए सर प्लीज। अब देश रत्न निगम को फ्लोर देंगे। एमएच खान ने, डॉक्टर एमएच खान ने आप पर पॉलिटिकल आरोप लगाया था, उसका जवाब मैंने प्रेम शुक्ला जी आपसे मांगा। देश रत्न निगम जी, इस देश में मुसलमानों को लेकर दबे कुचले वंचित सियासी तौर पर मसीहा वाला नैरेटिव, जबकि इतिहास और आंकड़े और फैक्ट्स गवाह हैं कि मुसलमानों का सिर्फ सियासी तौर पर इस्तेमाल हुआ है, किसी ने भी मुसलमानों का भला नहीं किया है। ये नैरेटिव कब तक चलेगा? नहीं, आपकी ये देखिए 100% सही बात आपने बोली है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, इनका सिर्फ यही काम है कि एक डर पैदा करना, दहशत पैदा करना मुसलमानों में, और उससे उनको संगठित करना, उनके वोट का इस्तेमाल करके, और एक ऐसा वातावरण देश में पैदा करना जिससे कि दंगे भड़कें। ये तो गनीमत है योगी आदित्यनाथ जी यूपी में है कि एक भी दंगा नहीं हुआ, ये तथ्यात्मक बात है, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी साहब बोलते हैं भाग्यनगर में 4 मीनार का जो पुराना इलाका है, तो बीजेपी का प्रवक्ता उसमें दिखाई दे जाता है। यही देखिए, जब आपके पास मेरिट और तथ्यों पे बोलने के लिए कुछ नहीं होता है तो आप एंकर पे अटैक कर दीजिए। ये बहुत कॉमन सी चीज़ आजकल देखी जा रही है। और ओवैसी जी भाग्यनगर में कहते हैं 4 मीनार इलाके में भाजपा के लोग घुस के दिखाएं, तो वहाँ उन्होंने संबित पात्रा वगैरह ने बहुत बड़ी रैली कर दी रेड्डी साहब के साथ मिलके। आपको ये भी याद होगा मद्रास हाई कोर्ट में कुछ मुसलमानों ने एक केस फाइल किया था। उन्होंने बोला था हिंदुओं का जुलूस हमारे इलाके से नहीं निकलना चाहिए, जिससे हमारी आस्था पे कुठाराघात होता है, क्योंकि हम उन चीज़ों को नहीं मानते। तो मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को निरस्त कर दिया और कहते ऐसा नहीं हो सकता, आप हिंदुस्तान में हैं, इस तरह की पिटीशन हम नहीं मानते। वो बुरी तरह से निरस्त किया, शायद कॉस्ट भी लगाई गई। तो ये जो इस तरह का वातावरण पैदा करने की जो हालात क्रिएट किए जा रहे हैं वो देश के लिए घातक हैं। और रही डीएनए की बात, ओवैसी साहब का भी डीएनए हिंदू ही है, वो ये भी जानते हैं। और ये वो रजाकार हैं जिन्होंने जमकर नरसंहार किया था हिंदुओं का वहाँ पर। और इनके भाई बोलते हैं 15 मिनट के लिए हिंदुओं को वो पुलिस हटा ले तो हम दिखा देंगे। तो ये दो चेहरे हैं, एक मुखौटा लगा हुआ है, वो मुखौटा अगर उतार के अगर आप इनका देखेंगे तो एक ऐसा चेहरा नज़र आता है जो कि सांप्रदायिक है, जो दंगे भड़काने वाला है और अलग अलग जगह पे अलग अलग बात बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का विश्वास हमारे वोटरों को नहीं करना चाहिए, उसी का करना चाहिए जो पीठ पीछे भी वही है जो सामने है आपके सामने। तो इन लोगों को समझना चाहिए, मुसलमानों को डरा के धमका के आप उनमें डर तो पैदा कर सकते हैं, उनके वोट भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का ही हो रहा है। आप नमाज रूम मांग रहे हैं विधानसभा में, कल इधर मांगेंगे, कल उधर मांगेंगे, आप चाहते क्या है आखिर? ज़मीन जिहाद की भी बात आ रही है, आप देख रहे हैं लव जिहाद भी हो रहा है, ज़बरदस्ती धर्मांतरण भी किया जा रहा है, वेस्टर्न यूपी से कई हिंदुओं को मकान बेच के जाना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये सब डर का माहौल जब आप पैदा करेंगे तो ये प्रतिक्रियाएं होंगी मुसलमानों में।
तो ये करना छोड़ दीजिए। इंडिया सेक्युलर है, आपको हमारे संविधान में हिंदुओं से ज़्यादा हक दिए हुए हैं, अधिकार दिए हुए हैं। आप अपने मदरसे चला सकते हैं, आप आपकी मस्जिदें खुद चला सकते हैं, हमारे मंदिर सरकार पे का कंट्रोल है उन पर। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए हमारे संविधान का और हमारे हिंदुओं का कि हमने अपने से ज़्यादा अधिकार आपको दे दिए। लेकिन इनके कुछ नेता हैं जो इस तरह की बातें भड़काते रहते हैं और डर मन में पैदा करते हैं। मेरी इनसे साफ प्रार्थना है और बहुत ही नम्र प्रार्थना है, छोड़ दें, को सर्वोपरि रखें और हम सबका डीएनए एक है। ये मोहन भागवत जी बोले या ना बोले, लेकिन ये हमारी साइंस कहती है। इंडिया में जो जेनेटिक टेस्ट हुए सबका डीएनए एक ही पाया गया है। देशवर्धन निगम जी, प्रेम शुक्ला जी, सैयद अब्बास, डॉक्टर अहमद खान और डॉक्टर अजीज खान, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस डिस्कशन को हम कंक्लूड करें उससे पहले आप यानी हमारे दर्शक यानी वोटर, आपसे ये सवाल है कि कब तक भारत में राजनीति, चाहे वो सेंटर की राजनीति हो, केंद्रीय राजनीति हो या राज्य की राजनीति हो, कब तक वो हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? कब तक वो मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? वो राजनीति कब तक अयोध्या वर्सेस फैजाबाद के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? एक वोटर को मजहब और कट्टरता से क्या लेना देना है? या तो ये हमारी सियासत नहीं समझ पाती, या फिर वोटर को एक वोट मांगने जब नेता आते हैं तब शायद ये सवाल पूछने की जरूरत है कि वो जनता के लिए क्या करेंगे। इस मजहबी जातीय राजनीति से ऊपर उठकर विकास के कौन से काम करेंगे, जिंदगी को बेहतर बनाने की कौन सी कोशिश करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.